वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 84 और 84 पेज के ऊपर से 11 नंबर की पंक्ति है। बीच में है परंतु जहाँ योग्यता ज्ञान भ्रम होवे तहा नियम ते शाब्द बोध होवे है, प्रमा होवे नहीं। मिला? ध्यान दीजिए। तो बात यह चल रही है कि तृतीय प्रकाश में 18 नंबर के शीर्षक के अंतर्गत यह बात चल रही है। तो विषय यह चल रहा था कि शाब्द बोध के लिए कारण शब्द की शक्ति वृत्ति और लक्षणावृत्ति है, और सहकारी कारण आकांक्षा ज्ञान, योग्यता ज्ञान, तात्पर्य ज्ञान और आसक्ति है। सहकारी कारण इस बात की चर्चा चल रही है। उसमें से शाब्द बोध के लिए आकांक्षा कैसी कारण है इसका विचार हुआ। फिर उसके बाद तात्पर्य ज्ञान, तो तात्पर्य ज्ञान की चर्चा हुआ है क्या? कुछ हुआ ना? हाँ, तो तात्पर्य ज्ञान की भी चर्चा हुई है, ठीक है ना। किंतु थोड़ा सा अंतर यह है कि आकांक्षा ज्ञान भ्रमरूप हो चाहे प्रमारूप हो, शाब्दबोध उत्पन्न हो ही जाता है बराबर। और तात्पर्य ज्ञान भी भ्रम हो चाहे प्रमा हो, शाब्दबोध उत्पन्न होगा। किंतु तात्पर्य ज्ञान यदि भ्रमरूप रहेगा तो जो शाब्दबोध उत्पन्न होगा वह भ्रमरूप ही होगा, प्रमा नहीं। और आकांक्षा ज्ञान भ्रमरूप भी रहेगा तो भी शाब्दबोध प्रमा हो सकता है। इस बात को कल बताया था, ठीक है ना। अब वही करे, परंतु जहाँ योग्यता ज्ञान भ्रम होवे, योग्यता ज्ञान हुआ है किंतु कैसा? भ्रम होवे। ता नियम ते शाब्दबोध होवे, शाब्दबोध तो होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, किंतु वह शाब्दबोध कैसा रहेगा? भ्रम ही रहेगा, प्रमा नहीं। प्रमा होवे नहीं, काहे ते, कैसे? स्पष्ट कर रहे उस बात को। जहाँ शाब्दबोध का विषय होवे ता नियम ते योग्यता ज्ञान प्रमा होवे है। जहाँ शाब्दबोध का विषय होवे, योग्यता ज्ञान हुआ और शाब्दबोध का विषय भी वहां पर है, तब उस योग्यता ज्ञान से जो शाब्दबोध होगा वह प्रमा रहेगा बराबर। किंतु योग्यता ज्ञान हुआ और वो भ्रमरूप है और वैसा विषय सामने नहीं है, तो शाब्दबोध तो होगा किंतु वह भ्रमरूप रहेगा, प्रमा नहीं। जहाँ शाब्दबोध का विषय होवे ता नियम ते योग्यता ज्ञान प्रमा होवे है। जहाँ भी शाब्दबोध होता है वहाँ योग्यता ज्ञान कैसा रहता है? प्रमा ही रहता है, प्रमा है कि नहीं। शाब्दबोध का विषय जहाँ है वहाँ पर जो शाब्दबोध होगा वो प्रमा ही होगा, और उसके लिए कारण तात्पर्य ज्ञान, योग्यता ज्ञान, वो भी कैसा? प्रमा ही रहेगा, भ्रम नहीं। और जहाँ जहाँ भ्रमरूप शाब्दबोध होता है वहां पर यदि योग्यता ज्ञान वहां पर कारण है, उसके कारण हो रहा है, तो वह योग्यता ज्ञान कैसा रहता है? भ्रमरूप। और भ्रम, और दूसरे भाषा में योग्यता ज्ञान यदि भ्रमरूप रहेगा तो उससे होने वाला शाब्दबोध भी भ्रमरूप होगा, ठीक है ना। और जहाँ शाब्द ज्ञान का विषय सामने है, शाब्दबोध प्रमा हो रहा है, वहां जरूर योग्यता ज्ञान, कारण रूप योग्यता ज्ञान प्रमा ही रहता है। यह बात, जहाँ योग्यता ज्ञान भ्रम होवे ता नियम ते शाब्दबोध का विषय होवे नहीं। यदि योग्यता ज्ञान भ्रम है, शाब्दबोध हो रहा है, तो वहां पर शाब्दबोध का विषय होवे नहीं, अतः वो ज्ञान भी कैसा उत्पन्न होगा? फिर भ्रम रूप। जहाँ योग्यता ज्ञान भ्रम होवे ता नियम ते शाब्दबोध का विषय होवे नहीं। या तो यह नियम है क्या? विषय के सद्भाव ते शाब्दबोध प्रमा और विषय के अभाव ते भ्रम होवे है। सामने विषय है तो शाब्दबोध प्रमा है, और शाब्दबोध का वैसा विषय सामने नहीं है और हो रहा है, तब वो शाब्दबोध भ्रम।
विषय के सद्भावते शाब्दबोध प्रमा और विषय के अभावते भ्रम होवे। जैसे आकांक्षादिकन के ज्ञान शाब्दबोध के हेतु है। आकांक्षा ज्ञान, योग्यता ज्ञान, तात्पर्य ज्ञान शाब्दबोध के लिए क्या है? कारण है। उस प्रकार आसक्ति भी कारण है, किंतु आसक्ति क्या चीज है वो पहले समझाएंगे। और आसक्ति का ज्ञान कारण नहीं है, आसक्ति कारण है। आसक्ति नहीं, आसक्ति, ठीक है ना। अर्थात आसक्ति का लक्षण क्या सब दे रहे। जैसे आकांक्षादिकन के ज्ञान शाब्दबोध के हेतु है, तैसे आसक्ति भी शाब्दबोध की हेतु है। बराबर। न्याय के ग्रंथन में पदन की समीपता को आसक्ति कहे है। आसक्ति मतलब क्या? पदों की समीपता है कि नहीं। अव्यवधान रूप से पदों का उच्चारण, उसको कहते हैं क्या? आसक्ति। जैसे शब्द प्रयोग क्या? राम ग्रामम गच्छति, तो सुनने वाले को शब्दबोध हो जाता है। किंतु बोलने वाला यदि बोलेगा सुबह 6 बजे राम, दोपहर में 12 बजे ग्रामम, है कि नहीं, और शाम को 6 बजे गच्छति, शब्दबोध होगा क्या? क्यों? पूरा वाक्य बोला नहीं क्या? वो बोला है, किंतु उसमें क्या नहीं है? आसक्ति नहीं है। पद का सामीप्य रूप आसक्ति नहीं है, वही कह रहे। न्याय के ग्रंथन में पदन की समीपता को आसक्ति कहे है। व्यवहित पदन के अर्थों का अन्वय बोध होवे नहीं। पद व्यवहित है तो उनका अर्थ भी मालूम हो तो भी अन्वय बोध, शाब्दबोध होता नहीं है। जैसे उदाहरण, जैसे गिरिर्भुक्तम वन्यमान देवदत्तेन, ये वाक्य है। गिरि शब्द का अर्थ पता है आप लोगों को। गिरि मतलब पहाड़ पर्वत, भुक्तम मतलब खाया, वन्यमान मतलब वन्य वाला, देवदत्त ये भी पता है। सभी शब्दों का अर्थ मालूम है तो भी कुछ अर्थबोध हो रहा है क्या? गिरिर्भुक्तम, पर्वत खाया, वन्यमान देवदत्तेन, वन्य वाला देवदत्त, ये कैसे हुआ? पर्वत खाया, वन्यमान देवदत्त। समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं आ रहा है ना? क्यों? क्या नहीं? यहाँ पर आसक्ति नहीं है। क्या नहीं है? आसक्ति मतलब पदों का अन्वय बोध योग्य, पदों का सामीप्य नहीं है, व्यवधान है। अब देखिए, गिरिर्भुक्तम वन्यमान देवदत्त ने ना, समझ लीजिए ऐसा करेंगे क्या? हाँ, गिरि ही वन्यमान देवदत्ते न भुक्तम, अलग अलग वाक्य। पर्वत वन्य वाला है, समाप्त विषय। और देवदत्त ने खाया, शब्दबोध हुआ कि नहीं? अभी हो गया पंक्ति की, क्योंकि क्या हुआ? यहाँ पर आसक्ति लाई। व्यवहित पदन के अर्थों का अन्वय बोध होवे नहीं। व्यवहित मतलब दूर दूर पद रहेंगे, तो अन्वय बोध, शाब्दबोध होता नहीं। जैसे गिरिर्भुक्तम वन्यमान देवदत्ते न, यह वाक्य ते अन्वय बोध होवे नहीं। अन्वय बोध मतलब शाब्दबोध, शाब्दी प्रमा उत्पन्न होती नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किंतु फिर गिरि ही वन्यमान भुक्तम देवदत्तेन ऐसा बोल दिया, तब शाब्दबोध होगा। गिरि वन्यमान भुक्तम देवदत्तेन ऐसा कहे तो शाब्दबोध होवे, लग गया। याते पदन की समीपता रूप आसक्ति शाब्दबोध की हेतु है। अतः शाब्दबोध के लिए कारण कौन? पदों की समीपता रूप आसक्ति। पदन की समीपता रूप आसक्ति शाब्दबोध की हेतु है। जहां समीपता न होवे और समीपता का भ्रम होवे, तहा शाब्दबोध होवे है, लगे कि नहीं? समीपता है नहीं और समीपता का क्या हुआ? भ्रम। तहा शाब्दबोध होवे, याते भ्रम प्रमा साधारण आसक्ति ज्ञान का हेतु है कि नहीं? भ्रम रूप आसक्ति हो चाहे प्रमा रूप आसक्ति हो, तो भ्रम प्रमा साधारण आसक्ति का ज्ञान, आसक्ति का ज्ञान क्या है? हेतु है, कारण है। आगे चलिए। स्वरूप से आसक्ति हेतु नहीं, शाब्दबोध के लिए कारण कौन? आसक्ति। स्वरूपता नहीं, फिर क्या है? आसक्ति का ध्यान, चाहे वो भ्रम रूप हो चाहे। और ग्रंथन में यह लिखा है क्या? जहाँ व्यवहित पद है ता श्लोकादिकन में शाब्दबोध होवे। श्लोक में पद कैसे रहते? व्यवहित, दूर दूर, अन्वय नहीं रहता उनका, तो भी वहां पर क्या होता है? शाब्दबोध होता है ना। फिर क्या देखो,
जहां जो इत पद है ता श्लोकाधिकरण में शाब्दबोध होवे हैं, या तो उक्ता असत्य शाब्दबोध का हेतु नहीं। अभी जो ऊपर असत्य का लक्षण क्या, असत्य का स्वरूप बताया, उस प्रकार की असत्य शाब्दबोध के लिए कारण नहीं है। फिर कैसे असत्य कारण है शाब्दबोध के लिए, बता रहे हो कुछ ग्रंथकार। या तो उक्ता असत्य शाब्दबोध का हेतु नहीं, किंतु शक्ति व लक्षणारूप पद के संबंध से जो पदार्थन की व्यवधान रहित स्मृति स्व असत्य शाब्दबोध की हेतु है। थोड़ा लक्षण बदल दिया, क्या पदों की शक्ति वृत्ति अथवा लक्षणावृत्ति से, है कि नहीं, जो पदार्थन की व्यवधान रहित स्मृति, पद सुने, सुनती उनकी क्या हो गई स्मृति, व्यवधान रहित स्मृति, तो उस स्मृति को कहते हैं क्या, असत्य। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है। पदों के शक्ति वृत्ति से व्यवधान रहित जो पदों के अर्थ की स्मृति, उसी का नाम है क्या, असत्य। या उक्ता असत्य, किंतु शक्ति और व लक्षणारूप पद के संबंध से जो पदार्थन की व्यवधान रहित स्मृति, स्मृति धोई बहुत देर के बाद नहीं, तुरंत व्यवधान रहित स्मृति स्व असत्य शाब्दबोध की हेतु है। लग गया। पदन का व्यवधान होवे अथवा अव्यवधान होवे, कोई जरूरत नहीं है। पद समीप समीप हो चाहे दूर दूर हो, उन पदों से व्यवधान रहित स्मृति होनी चाहिए किस पदार्थों की, वही है क्या, असत्य। और वो असत्य शाब्दबोध के लिए कारण है, ऐसा कुछ ग्रंथकार कहते हैं। पदन का व्यवधान होवे अथवा अव्यवधान होवे, जा पदार्थ का जा पदार्थ से अन्वय बोध होवे, बस बराबर। जिस पदार्थ का जिस पदार्थ के साथ क्या होना है, अन्वय बोध। जा पदार्थ का जा पदार्थ से अन्वय बोध होवे, तीन पदार्थन की स्मृति कैसी होनी चाहिए, व्यवधान रहित चाहिए। नहीं तो कह दिया राम ग्रामं गच्छति, राम पद का अर्थ का स्मरण हुआ, ग्राम पद के अर्थ का स्मरण नहीं हो रहा है, स्मृति नहीं हो रही है, तब शाब्दबोध होगा नहीं। पद समीप होने पर भी, पद तो समीप है, राम ग्रामं गच्छति, किंतु शाब्दबोध नहीं हो रहा है। क्यों, राम पद का अर्थ तो मालूम है, किंतु ग्राम पद का अर्थ भी मालूम था, किंतु भूल गए, उस स्मृति नहीं हो रही। ग्राम ग्राम क्या होगा, क्या होगा, शाब्दबोध होगा क्या वीर, नहीं होगा ना। जा पदार्थ का जा पदार्थ से अन्वय बोध होवे, तीन पदार्थन की स्मृति व्यवधान रही चाहिए। लग गया। पदार्थन की स्मृति मात्र से शाब्दबोध होवे तो किसी रीति से, अच्छा, पदार्थ की केवल स्मृति से शाब्दबोध नहीं होता है, पदों के शक्ति व लक्षणावृत्ति से जो पदार्थों का स्मरण, उससे होता है क्या, शाब्दबोध। केवल स्मृति हो गई, किसी ने वाक्य उच्चारण किया नहीं, स्मृति हो गई, तो उसको शाब्दबोध थोड़ी कहेंगे, वो केवल स्मरण हुआ, ठीक है ना। वही पदार्थन की स्मृति मात्र से शाब्दबोध होवे तो किसी रीति से जा पदार्थ की स्मृति होवे ताका शाब्दबोध होना चाहिए, चिंतन से चाहे सादृश्य दर्शन से, किसी न किसी रीति से पदार्थ का क्या हुआ, स्मरण, तो उसका भी फिर क्या होना चाहिए, शाब्दबोध। होता है क्या ऐसा, नहीं होता है। फिर पदार्थ का स्मरण तो चाहिए, स्मृति तो चाहिए, कैसी, पद के संबंध से पदार्थ की स्मृति को शाब्दबोध का हेतु क्या है, बराबर। पद के संबंध से पदार्थ की क्या चाहिए, स्मृति। पंक्ति पुनः देखिए, पद के संबंध से पदार्थ की स्मृति को शाब्दबोध का हेतु कहे तो सकल पदन का, अच्छा ये भी नहीं कर सकते, केवल इतना ही नहीं कर सकते नियम, केवल पदार्थ का स्मरण हुआ, वह स्मरण शाब्दबोध के लिए कारण नहीं। केवल स्मरण, शब्दों से नहीं स्मरण हुआ, किसी अन्य कारण से स्मरण हुआ, शाब्दबोध होता है क्या, नहीं। फिर क्या कहेंगे, कोई कागज कोई कहेगा पदों के संबंध से जो पदार्थों का स्मरण वह शाब्दबोध के लिए कारण है, ऐसा कदाचित नियम करेगा, तो बोलेंगे इतनी सी भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि इतना ही नियम करेंगे तो भी दिक्कत है। तो क्या दिक्कत है वो बताएंगे, फिर वो दिक्कत न आवे इसलिए कैसा स्मरण, कैसी आसक्ति शाब्दबोध के लिए कारण है, वो फिर आगे बताएंगे। पंक्ति देखिए, पद के संबंध से पदार्थ की स्मृति को शाब्दबोध का हेतु कहे तो सकल पदन का आकाशते समवाय संबंध है। यच्च यावत पदों का
आकाश के साथ क्या है? संबंध। क्योंकि पद मतलब शब्द, और सभी शब्द आकाश से उत्पन्न होते हैं, अतः सभी शब्दों का आकाश के साथ क्या है? संबंध है। तो सकल पदन का आकाश ते समवाय संबंध है, और आत्मा में सकल पदन का स्वानुकूल कृति संबंध है। सभी पदों का आत्मा में भी संबंध है। कौन सा? स्वानुकूल कृति संबंध। स्व पद, उसके लिए अनुकूल जो कृति प्रयत्न वो क्या होता है? आत्मा में है कि नहीं? आत्मा मतलब वेदांतियों का आत्मा मत पकड़िए, आत्मा मतलब यहाँ पर अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य, और आत्मा में सकल पदन का स्वानुकूल कृति संबंध है। या ते घटादिक पदन के समवाय संबंध ते आकाश की जा स्मृति होवे। घट पट पद उच्चारण किया किसी ने और स्मरण हुआ, हो ये पद सबके सभी पद समवाय संबंध से आकाश में रहते हैं। तो आकाश का क्या हुआ? स्मरण। तो शब्द होगा कि फिर आकाश का नहीं होता है ना? क्यों? पद के निमित्त से स्मरण हुआ कि नहीं हुआ? तो भी इस प्रकार के पद के स्मरण से, जो स्मरण पद के कारण जो पदार्थों का स्मरण हो रहा है, वह भी शब्दबोध के लिए कारण नहीं। फिर कैसा चाहिए बताएंगे। यदि घटाधिक पदन के समवाय संबंधते आकाश की जा स्मृति होवे, लग गया। और स्वानुकूल कृति संबंधते स्मृति हो जाती है किसकी? आत्मा की। स्वानुकूल कृति संबंधते आत्मा की जा स्मृति होवे, तिनका भी, आकाश का भी आत्मा का भी घटमान इत्यादि वाक्यंते बोध होया चाहिए। वाक्य का प्रयोग हुआ कौन सा? घटम आने, और शब्दबोध होना चाहिए किसका? आकाश का और आत्मा का। बराबर है कि नहीं? क्योंकि पदों के संबंध से ही पदार्थ की, आकाश की और आत्मा की क्या हुई? स्मृति हुई। तो तिनका भी घटमान इत्यादि वाक्यंते बोध होया चाहिए, लग गया। या ते शक्ति व लक्षणावृत्ति रूप पद के संबंधते पदार्थ की स्मृति शब्दबोध का हेतु है। ये मुख्य बात हो गई। बराबर। याते शक्ति व लक्षणावृत्ति रूप पद के संबंध से, पद के केवल पद के संबंध से पदार्थ की स्मृति शब्दबोध के लिए कारण नहीं है। वैसा मानेंगे तो आकाश और आत्मा का भी शब्दबोध होना चाहिए। होता है क्या? नहीं। इसलिए नियम क्या होगा फिर? शक्ति अथवा लक्षणावृत्ति से जहां पद के संबंधते पदार्थ की स्मृति होती है, वह स्मृति शब्दबोध के लिए कारण है। यह नियम हुआ। पंक्ति देखिए, याते शक्ति व लक्षणावृत्ति रूप पद के संबंधते पदार्थ की स्मृति अर्धविराम शब्दबोध का हेतु है, लग गया। आगे, घटाधिक पदन का समवाय संबंध आकाश में है। घटाधिक पदन का समवाय संबंध है कहा? आकाश में। और स्वानुकूल कृति संबंध आत्मा में है। शक्ति व लक्षणावृत्ति संबंध घटाधिक पदन का आकाश आत्मा में नहीं। बराबर है कि नहीं? घट पद का, घटाधिक पदों का आकाश में संबंध है कि नहीं? शक्ति संबंध है क्या? लक्षणा संबंध है क्या? नहीं। कौन सा फिर? समवाय संबंध है। और घटमान इत्यादि पदों का आत्मा में संबंध है कि नहीं? है। कौन सा संबंध है? कौन सा नहीं है? समवाय संबंध है क्या? नहीं है। फिर स्वानुकूल कृति संबंध है। बराबर है कि नहीं? शक्ति व लक्षण रूप संबंध है क्या? नहीं है। तब शब्दबोध नहीं होगा आत्मा का, है कि नहीं? घटाधिक पदन का संबंध भले हो किसमें? आत्मा के साथ, और आत्मा का स्मरण भी हुआ, तो भी घटमान इस वाक्य से आत्मा का शब्दबोध होता नहीं है। क्यों? पदों के साथ संबंधित नहीं है क्या? आत्मा है, किंतु वह संबंध हमको कौन सा चाहिए? शक्ति अथवा वो नहीं है। कौन है? स्वानुकूल कृति संबंध है। शक्ति व लक्षणावृत्ति रूप संबंध घटाधिक पदन का आकाश आत्मा में नहीं, लग गया। आकाश गगनादि पदन का है कि नहीं? आकाश गगन, गगन मतलब वही आकाश। आकाश गगनादि पदन का शक्ति रूप संबंध आकाश में है। आकाश में शब्दों का शक्ति रूप संबंध है आकाश पदार्थ में, किंतु घट पद का, आनय पद का शक्ति रूप संबंध आकाश में नहीं है। फिर आकाश में शक्ति रूप संबंध किन पदों का है? गगन पद का है, आकाश पद का है, नभ पद का है कि नहीं? नभ, आकाश,
व्योम, गगन है इत्यादि पदों का शक्ति रूप संबंध है किसके साथ? आकाश के साथ, है नहीं? फिर कहेंगे कोई आकाश आज बहुत स्वच्छ है। इस वाक्य सुनने के बाद शब्द होता है कि नहीं? आकाश स्वच्छ है करके होता है। क्यों? आकाश पद से, आकाश के शक्ति रूप संबंध से, आकाश पद के शक्ति रूप संबंध से आकाश पदार्थ का क्या हुआ? स्मरण हुआ, अतः शब्द बोध हो जाता है। बराबर? चलिए, आकाश गगनादि पदन का शक्ति रूप संबंध आकाश में है, बराबर। और स्वपद आत्मपद का शक्ति रूप संबंध आत्मा में है, बराबर है कि? घट पद का आत्मा में संबंध है कि नहीं? है। कौन सा? स्वानुकूल कृति संबंध है। घट पद उच्चारण के लिए अनुकूल कृति हुई है किसमें? आत्मा। किंतु घट पद का शक्ति रूप संबंध आत्मा में है क्या? नहीं है। अतः घटमान इस पद के से है कि नहीं? आत्मा का शब्द बोध नहीं होगा। भले घट आदि पदों का आत्मा में कोई संबंध हो भी, शब्द बोध नहीं होगा, क्योंकि पदों से शब्द बोध होता है। वो कौन से, कैसे? पदों के शक्ति अथवा लक्षणावृत्ति के द्वारा पदार्थ का स्मरण जब होता है तब होता है क्या? शब्द बोध। तो आत्मा पद, लेकिन आत्मा जो अर्थ है उसमें कौन सा ऐसा पद है जिसका शक्ति रूप संबंध आत्मा में है? आत्मा पद है, जीव पद है, बराबर है कि नहीं? स्वपद है, पंक्ति की स्वपद आत्मपद का शक्ति संबंध आत्मा में है। लग गया? याते आकाश पद सहित वाक्यते, आकाश का शब्द बोध हो गए है कि नहीं? ऐसा वाक्य कि जिसमें आकाश पद आया हुआ है, उस वाक्य से तो आकाश का भी शब्द बोध हो जाएगा, बराबर है कि नहीं? आत्मा जीव वगैरह पद जिस वाक्य में है उस वाक्य के द्वारा तो उस आत्मा का शब्द बोध हो जाएगा। लग गया? किंतु जिस पदों का शक्ति या लक्षणा संबंध आत्मा में नहीं है, ऐसे पदों का भले स्वानुकूल कृति संबंध आत्मा में हो तो भी उन पदों से आत्मा का शब्द बोध नहीं होता है, स्मरण और शब्द बोध नहीं होता है। याते आकाश पद सहित वाक्यते, आकाश का शब्द बोध हो गए। आत्मपद सहित वाक्यते, आत्मा का शब्द बोध हो गए। लग गया? इस रीति से जा पद के वृत्ति रूप संबंध थे, पदों का संबंध चाहिए। कौन सा? वृत्ति रूप, चाहे वो वृत्ति शक्ति वृत्ति हो अथवा लक्षणा वृत्ति हो। इस रीति से जहां पद के वृत्ति रूप संबंध थे, जहां पदार्थ की स्मृति होवे, जिस पदार्थ क्या होती है? स्मृति होवे, ताका शब्द बोध होवे। ऐसा कहे भी, ऐसा कह दिया ना, तो भी ऐसा कहे भी घटमान या वाक्य जो बोध होवे ता बोध की उत्पत्ति है कि नहीं? ये बात नियम तो बराबर हो गया, बराबर है कि नहीं? अब थोड़ा और चिंतन कर रहे हैं दूसरे ढंग से। ऐसा कहे भी घटमानय वाक्य है, वाक्य सुनने के बाद शब्द बोध होता है कि नहीं? होता है ना, बराबर? घटमानय, बस घट ले आओ, शब्द बोध हो रहा है। घटम कौन सी भक्ति है? द्वितीय। कौन सी भक्ति है? द्वितीय विभक्ति है कि नहीं? आनय क्रियापद है, कौन सा लगा है? हाँ, लोट प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन है, बराबर है कि नहीं? तो घटम में द्वितीय है ना, द्वितीय विभक्ति का प्रत्यय क्या है? अम, बराबर है कि नहीं? और आनय है कि नहीं? और आनय में जो यकार उत्तरवर्ती आकार है उसका अर्थ है कृति। अब घटम आनय ऐसा उच्चारण न करके किसी ने कह दिया, क्या कह दिया है कि नहीं? घट अम आनय कृति, शब्द होगा क्या? नहीं होगा। पंक्ति की जहां पद की वृत्ति रूप संबंध थे, जहां पदार्थ की स्मृति होता का शब्द होवे, ऐसा कहे भी घटम आनय या वाक्य थे जो बोध होवे ता बोध की उत्पत्ति। घट कर्मता, द्वितीय विभक्ति मतलब क्या? कर्मता, अम का अर्थ कर्मता। घट कर्मता आनयनम कृति, ऐसा उच्चारण किया किसी ने, इससे शब्द होगा क्या? क्यों?
पद सभी वही है, पदों की शक्ति वृत्ति से अर्थ उपस्थित हो रहा है, तो शब्दों होना चाहिए, होता है क्या? नहीं होता है। घट पद से घट अर्थ की स्मृति हो रही है, कर्मता पद से कर्म की स्मृति हो रही है, आनयन से आपूर्वक निधातु से ले आने की स्मृति हो रही है, कृति से प्रयत्न की स्मृति हो रही है, तो भी नहीं होता है क्या? शब्द। ऐसा कहे भी घटमाने या वाक्य जो बोध होवे ता बोध की उत्पत्ति घट कर्मता आनयनम कृति इतने पदा पदंती हुई चाहिए। काहे थे? दोनों वाक्य के पदन की शक्ति समान है। दोनों वाक्य कौन कौन? घटम आनयन एक पहला वाक्य, दूसरा घट कर्मता आनयन कृति, ये दो वाक्य है कि नहीं? दोनों वाक्य के पदन की शक्ति समान है, बराबर। किंतु और प्रथम वाक्य से शाब्दबोध हो गए, प्रथम वाक्य घटमान है, इससे शाब्दबोध होता है, और दूसरे थे हो गए नहीं। दूसरा वाक्य कौन सा? घट कर्मता आनयन कृति, दूसरे थे हो गए नहीं। या के विषय यह हेतु है, क्या कारण है फिर? तब करे योग्य पद की वृत्ति से जा पदार्थ की स्मृति होवे ताका शाब्दबोध हो, ये नियम हुआ। फिर पहला क्या था? पद की वृत्ति से जा पदार्थ की स्मृति होता का शब्दबोध, योग्य पद नहीं था, किंतु दिक्कत आई, उदाहरण दिया उन्होंने, इसलिए आप कहना पड़ेगा क्या? योग्य पद, केवल पद नहीं, कैसा पद चाहिए? योग्य पद की वृत्ति से जा पदार्थ की स्मृति होवे ताका शब्दबोध होवे, बराबर। प्रथम वाक्य के पद योग्य है, कौन सा वाक्य? पहला घटमान है, प्रथम वाक्य के पद योग्य है, दूसरे की योग्य नहीं। दूसरे का मतलब दूसरा वाक्य कौन सा? घट कर्मता आनयनम कृति। हाँ, घट कर्मता आनयनम कृति। हाँ, आनयनम कृति ही, ठीक है ना? दूसरा वाक्य, प्रथम वाक्य के पद योग्य है, दूसरे की योग्य नहीं। बोलेंगे भाई योग्यता और अयोग्यता कैसा समझे हम? कि अमुक पद में योग्यता है, अमुक पद में योग्यता नहीं है, यह बात कैसा मालूम पड़ेगा? उत्तर दे रहे, योग्यता अयोग्यता अनुभव के अनुसार अनुमेय है। वो कोई ऐसा निश्चित नहीं बता सकते, अनुभव के अनुसार, बराबर है कि नहीं? हाँ, तो अनुभव हो रहा है, शब्दबोध हो रहा है, इसका मतलब वो पद योग्य थे। शब्दबोध नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो पद योग्य नहीं, ठीक है? योग्यता अयोग्यता अनुभव के अनुसार अनुमेय है। जिन पदंते शब्दबोध अनुभव सिद्ध है, जिन पदों से क्या अनुभव सिद्ध है? कौन? शब्दबोध, तीन में योग्यता है। और जिन पदंते शब्दबोध का अभाव अनुभव सिद्ध है, ऐसे पद है कि उनसे शब्दबोध होता नहीं है, अभाव अनुभव सिद्ध है, तीन में योग्यता नहीं है। इस रीति से योग्य पद के वृत्ति रूप संबंध थे। पद भी कैसा चाहिए? योग्य। योग्य पद के वृत्ति रूप संबंध थे व्यवधान रहित पदार्थ की, व्यवधान रहित, अंतराय रहित पदार्थ की स्मृति असत्य कही है। इसी का नाम है क्या? असत्य। इस स्मृति की असत्य स्वरूप से शाब्दबोध का हेतु है। इस प्रकार स्वरूपतः कारण है कौन? असत्य। इस रीति से असत्य स्वरूप से शाब्दबोध का हेतु है। तीनों का ज्ञान कारण है, आकांक्षा ज्ञान, योग्यता ज्ञान, तात्पर्य ज्ञान, वहां पर तीन ज्ञान, उनका तीनों का ज्ञान कारण है। और अंतिम जो असत्य है उसका ज्ञान कारण नहीं है, वो स्वरूपतः कारण है शाब्दबोध के लिए। इस रीति से आत्म स्वरूप से असत्य स्वरूप से शाब्दबोध का हेतु है। आगे ताका ज्ञान हेतु, असत्य का ज्ञान कारण नहीं है शाब्दबोध के लिए, स्वरूपतः असत्य कारण है। किसके लिए? शाब्दबोध के लिए, बराबर है कि नहीं? ताका ज्ञान हेतु नहीं। या प्रकार थे, इस प्रकार से आकांक्षा ज्ञान, योग्यता ज्ञान, तात्पर्य ज्ञान और असत्य शाब्दबोध के हेतु है। लग गया? इन चारी को शाब्द सामग्री कहे है। इन चार का ही नाम है क्या? शाब्द सामग्री, मतलब शाब्दबोध उत्पन्न होने की सामग्री। बात मिला? चलिए आगे क्या है? उत्कट जिज्ञासा को बोध की हेतुता है कि नहीं? बोध की हेतु तो मतलब कारण था। बोध का कारण कौन है? उत्कट जिज्ञासा, ये बोध के लिए कारण है। सामान्य जिज्ञासा रहेगी,
देखेंगे, पढ़ेंगे, साधना करेंगे, होगा ब्रह्म ज्ञान, कहाँ दूर भाग जा रहे, अभी कहाँ बूढ़े हुए, अभी थोड़े मरण आ रहा है, ऐसा कहेंगे तो क्या नहीं होगा? शाब्द बोध नहीं होगा, क्योंकि उत्कटता नहीं है। बराबर है कि नहीं? और जिसमें जिज्ञासा कैसी है? उत्कट जिज्ञासा है, सामान्य जिज्ञासा है, होगा तो शाब्द बोध नहीं होगा, बोध नहीं होगा, ब्रह्म बोध नहीं होगा। लग गया ना? तो बोध की कारणता किसको है? उत्कट जिज्ञासा है कि नहीं? अब वो कैसी कारण है उत्कट जिज्ञासा बोध के लिए, उसका विवेचन करना है, किंतु वो विवेचन हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र